हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण के वो करता है त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो अवतल दर्पण में देखे थे वो करता है त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है कि a बराबर r/2 या उत्तल दर्पण के वो करता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच में क्या ज्ञात करना है, संबंध। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण में होता क्या है। तो मान लेते हैं कि मेरा क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ये वाला मेरा उत्तल दर्पण है और ये वाला मेरा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद इधर की ओर लौट जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद इधर की ओर लौट जाती है और इधर मेरा क्या होता है, F होता है दर्पण के पीछे और इधर क्या होता है C। तो जो परावर्तित किरण होती है हमको फोकस से मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और इन दोनों के बीच का जो अभिलंब है का वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत होती है। और इसी प्रॉपर्टी का, इसी गुण का प्रयोग करके हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो उत्तल दर्पण का एक फिगर बना लेंगे, वही फिगर जो हम लोग बनाए थे पीछे। देखिए वही फिगर हम बनाए हैं। अब उस फिगर में क्या बताए थे कि अवतल दर्पण हो गया ये मेरा, तो इसमें क्या लिखेंगे। अब हमको देखना है मुख्य प्रतिक्रिया में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। तो माना कि m और m डैश, यहाँ पर m मान लेंगे और नीचे में क्या मान लेंगे, m डैश। तो माना कि m और m डैश मेरा क्या है, एक उत्तल दर्पण है। और इस उत्तल दर्पण में क्या क्या है कि जिसका ध्रुव कितना है P, फोकस को कितना है F, वक्रता केंद्र कितना है C। और इसमें क्या दिया है कि AB जो मेरा क्या है, आपतित किरण है जो B बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है। और AB मेरा आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर है जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तब फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ से। अब देखिए अब CBN अभिलंब है, तो CBN मेरा क्या है, अभिलंब है। तो अब परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों, यानी कि कोण I और कोण R क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या होता है। चलिए मुख्य प्रतिक्रिया देख लिए, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, परमाणु। तो परमाणु में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ई मेरा क्या है, माना कि m और m डैश मेरा क्या था, एक उत्तल दर्पण था। अब AB मेरा क्या था, आपतित किरण था जो B बिंदु से टकराने के बाद कहाँ जा रहा था, परावर्तित हो जा रहा था। और मेरा क्या था, BN यहाँ पर अभिलंब का काम कर रहा है। तो हम परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं कि कोण ABN बराबर क्या हो जाएगा, कोण ABN आपतन कोण। तो यहाँ पर लिखे हैं ABN मेरा क्या है, आपतन कोण, और DBN क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो अब यहाँ पर लिखेंगे परमाणु में कि कोण ABN बराबर कोण DBN, कोची से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। और इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब देखिए इधर जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसके समूह कोण बराबर होते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि जब दो रेखा यहाँ पर कोण 1 बनाया, यहाँ पर कोण 2 बनाया, यहाँ पर कोण 3 बनाया और यहाँ पर कोण 4 बनाया, तो एक का समूह कोण क्या होगा, एक का समूह कोण 2 और 3 का समूह कोण कितना हो जाएगा, 4। यानी कि कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 और कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहा है कि यहां से जो DBF है, यहां से जो DBF है उसको कौन सा रेखा काट रहा था, DBC काट रहा था। तो यानी कि यहां का बना कोण और यहां का बना कोण दोनों क्या हो जाएगा, समूह कोण हो जाएगा। यानी कि DBN किसका समूह कोण हो जाएगा, CBF। तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण DBN बराबर कोण CBF, कोची से, समूह कोण से, समूह कोण से, समूह कोण से बराबर हो गया। तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। जब समीकरण 2 मान लिए तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कोण ABN किसके बराबर है, DBN के, और DBN किसके बराबर है, CBF के। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना
करने पर जब तुलना करें, चलिए देखते हैं समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा कि कोण एबीएन किसके बराबर है, कोण डीबीएन का, और डीबीएन किसके बराबर है, सीबीएफ के बराबर है। तो हमारा एबीएन किसके बराबर हो जाएगा, कोण सीबीएफ के, कोण एबीएन किसके बराबर है, सीबीएफ के। चलिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अब देखते हैं कि एबी समानांतर किसके है, पीसी के। तो लिखेंगे कि एबी समानांतर पीसी है, एबी समानांतर पीसी है तथा इसे कौन सा रेखा काट रही है, इसे एल बी सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसे एल बी सी रेखा प्रतिच्छेद करती है। जब इसे प्रतिच्छेद करती है, हम क्या जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण यानी कि यहाँ कोण ए का संगत कोण कौन हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि ई वाला का संगत कोण ए वाला हो जाएगा। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि ए बी, यहाँ पर हमारा कौन था, ए बी समानांतर किसके था, ए बी समानांतर पीसी का था, ए बी समानांतर पीसी का था, और इसको कौन सा रेखा काट रही थी, एन बी सी रेखा काट रही थी। तो हमारा कौन सा कोण ई डी बी एन किसके संगत कोण हो जाएगा, बी सी एफ के। तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण डी बी एन बराबर कोण बी सी एफ संगत कोण से हो जाएगा, संगत कोण से इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से तुलना करने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 से तुलना करने पर, समीकरण 2 में मेरा क्या है, समीकरण 2 में क्या है कि डीबीएन किसके बराबर है, सीबीएन के, और यहाँ पर डीबीएन किसके बराबर है, बीसीएफ के बराबर है। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कोण यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण बीसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण सीबीएफ। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कोण बीसीएफ यानी कि कोण बीसीएफ ए वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण सीबीएफ के, ई वाला कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो त्रिभुज में क्या है, दो कोण आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होती है तो उसको बनाने वाली संगत भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर है। या आप लोग तो बहुत चर्चित प्रमेय है पढ़े होंगे कि समान भुजा के द्वारा बनाए गए कोण समान होते हैं। तो जब समान भुजा के द्वारा बनाया गया कोण समान होता है, तो जब कोण समान है तो भुजा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो भुजा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि भुजा कौन कौन सा हो जाएगा, कि भुजा, तो यहाँ से भुजा बराबर हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, बीएफ बराबर किसके हो जाएगा, बीएफ बराबर हो जाएगा एफसी के। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ से BF बराबर क्या हो गया, FC। तो अब यहाँ पर अगर हम मान लेते कि E वाला जो B बिंदु है B के क्या आ जाता है, बहुत बहुत करीब है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है, क्योंकि दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए B बिंदु P के बहुत ही करीब होगा। B बिंदु P के क्या हो जाएगा, बहुत ही करीब हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, BF बराबर क्या हो जाएगा मेरा PF। BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। चलिए देखिए यहाँ से कि जब यहाँ पर BF किसके बराबर हो रहा है, FC के, और यहाँ से BF किसके बराबर हो गया, PF के। तो हमको क्या मिलेगा कि FC बराबर क्या हो जाएगा,
पी एफ। अब हम लोग क्या जानते हैं कि पी एफ को क्या बोलते हैं, पी से एफ की दूरी को क्या बोलते हैं एफ, और पी से सी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं आर। और यही तो हम लोगों को ज्ञात करना था, पी और एफ और आर के बीच में संबंध ज्ञात करना था। तो देखिए एफ सी यानी कि एफ और सी यही दूरी हमको मिल रहा है। हमको चाहिए कितना, पी से सी के बीच की दूरी। तो एफ सी में हम क्या जोड़ देंगे, एफ सी में हम लोग ये छोटा सा पी एफ जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि दोनों तरफ, यहां से लिखेंगे दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा एफ सी या प्लस पी एफ, और इधर क्या हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ। तो यहाँ से एफ सी, अब देखिए यहाँ से एफ से सी तक की दूरी और पी से एफ तक की दूरी को क्या बोल सकते हैं, पी सी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि पी सी बराबर कितना हो जाएगा 2pf, और पी सी को क्या बोले हैं, पी से सी के बीच की दूरी को क्या बोले हैं आर, पी से सी के बीच की दूरी को क्या बोल दिए आर, और यहाँ पर दो पी से एफ के बीच की दूरी को क्या बोल दी है आर। तो यही से हमको क्या मिल गया कि एफ बराबर r/2, यही हमको प्रूफ करना था। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।